अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय इजी लेक्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो अभी हमने ये देखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। इसको बेसिकली हम लोग सिंपल एग्जाम्पल से इसकी डेफिनेशन करते हैं। अब हमारे पास इस सरफेस में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली पास हो रही हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कहते हैं कि जब किसी सरफेस में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली पास हो तो उसे हम कहते हैं क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। और अगर हम इसे दूसरे तरीके से डिफाइन करें फिजिकली, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ये होता है मेजर ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस। कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का सरफेस में से पास होना वो हम कहते हैं वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। अभी हम इसको देखते हैं मैथमेटिकली। अब हम इस फिगर में देखें, इस डायग्राम में देखें तो ये जो सरफेस है इसका एरिया इस साइड पर है। ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है जिसकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, तो इसलिए उसके लिए हमने यूज किया है बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी है, इसे हम लोग ये भी कहते हैं, और मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। तो अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो इनके मैग्नीट्यूड से आएगा, इनके प्रोडक्ट से आएगा। किस तरह, मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट डेल ए, मतलब उसका जो एरिया है वो, और बी मैग्नेटिक इंडक्शन के डॉट प्रोडक्ट से मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। अभी हम इस डॉट को खत्म करते हैं तो इस डॉट की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। ये एक सिंपल फार्मूला है, सिंपल इक्वेशन है फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम लोगों के पास एक सिंपल सरफेस हो। लेकिन इसी की जगह अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था फॉर क्लोज सरफेस, उसमें भी हमने ये बात की थी कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस होगी तो उसको हम सबसे पहले डिफरेंशियल एरियाज में डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमने यूज किया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज जो थी, उसके लिए हमने ये यूज किया था। लेकिन इस केस में मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, तो अब हमारे पास अगर कोई क्लोज सरफेस होगी तो हम उसे पहले डिफरेंशियल एरियाज में डिवाइड करेंगे। उसको हम लोग डिफरेंट एरियाज जब हम लोग उसमें डिवाइड कर देंगे उस सरफेस को, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चलिए देखते हैं। अगर कोई क्लोज सरफेस होगी तो हम उसे नंबर ऑफ डिफरेंशियल एरियाज में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डेल A1, डेल A2, डेल A3 अप टू डेल AN, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एरियाज हम लोगों के पास आएंगे वो हम इधर लिख देंगे। हर एक एरिया के लिए अब मैग्नेटिक इंडक्शन भी होगा। इस A1 के लिए B1, A2 के लिए B2, A3 के लिए B3 यूज करेंगे और AN के लिए BN, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एरियाज होंगे उतनी हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन भी लिखेंगे। अब हमारे पास एरिया भी आ गया है और मैग्नेटिक इंडक्शन भी आ गया है। अब हम इनको यूज करेंगे। ये जो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आई थी फ्लक्स की, अब हम इसमें पुट करेंगे इनको 1 by 1, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एरियाज हैं उतने टाइम हम लोग इसको पुट करेंगे। मतलब अब फ्लक्स हमारे पास कितनी बार आ जाएगा, n नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग के पास फ्लक्स आ जाएगा। अब हमने n नंबर ऑफ एरियाज के लिए n नंबर ऑफ फ्लक्स लिख दिया है। अब हम लोग इनका टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि उस क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स है वो कितना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमने ये जितने भी फ्लक्स लाए हैं अब इन सबको आपस में ऐड करते हैं। अब जो टोटल फ्लक्स आएगा वो इन सब के सम से आएगा। अब हमने इस फ्लक्स की जगह इनकी वैल्यू पुट कर दी है। अब चूंकि n नंबर ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन और एरिया थे इसलिए अभी हमने लिखा कि अब हम इनको इनके सम की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब हमें बार बार ना लिखना पड़े, हमने इनको एक ही जगह पे करके लिख दिया कि इनके सम के इक्वल होगा मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का अब जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल है B डेल A कॉस थीटा के। अगर हम ये बात करें कि ये जो थीटा है ये 0 है, ठीक है, तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। अब देखें, थीटा हमने जब 0 पुट किया तो B डेल A cos 0 आ गया, cos 0 इज इक्वल टू 1, इसलिए जो फ्लक्स की वैल्यू थी वो आ गई B डेल A। अब थीटा 0 हमने क्यों लिखा, अब हमारे पास ये कोई सरफेस थी जो कि परपेंडिकुलर थी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के और मैग्नेटिक फील्ड के,
इसका जो एरिया था वो एरिया इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल था। मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और इस सरफेस के एरिया के दरमियान जो एंगल था वो cos 0 बन रहा था। मतलब 0 डिग्री पर ये इन दोनों के दरमियान एंगल था, इसलिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास कर गई। जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इजीली इसमें से पास करेंगी तो उस केस में हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू है बी डेल ए। लेकिन अगर यही सरफेस इसके पैरेलल हो, अब देखें ये जो सरफेस है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल है, लेकिन जो इसका अपना एरिया है वो इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है। इस केस में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं कर रही, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो एंगल है इनके दरमियान वो है, मतलब बी और ए के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और जब ये 90 डिग्री है तो फ्लक्स हम लोगों के पास क्या आ गया, फ्लक्स आ गया 0, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट है वेबर, ठीक है। अब वेबर किस चीज के इक्वल होता है, 1 वेबर इक्वल होता है 1 टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर के। तो अब हमें पता है कि जो टेस्ला है वो इक्वल है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के। तो अभी हम वो इसको मतलब अब हम वो यहाँ पे पुट कर देंगे न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी था, इसलिए अब हमने जब इन दोनों पावर्स को आपस में सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1 और इसको हमने अरेंज करके लिखा तो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, मतलब कि 1 वेबर इक्वल है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।